जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संडे का ब्रेक लेने के बाद में संडे को हमारी कोई क्लास नहीं आती है, ये आप ध्यान रखना। तो संडे का ब्रेक लेने के बाद में एसएससी 2023 के जो भी एग्ज़ाम हैं उनको टारगेट करते हुए आज फिर एक एसएससी का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कौन कौन से ये 25 प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सीपीयू की फुल फॉर्म है ना, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, सेंट्रल मतलब सी मतलब सेंट्रल होता है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका एएलयू, कंप्यूटर में जितनी भी गणितीय प्रोसेस होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशनल जो होते हैं वो आपके एएलयू के द्वारा होते हैं। कीबोर्ड आप जानते हैं, कीबोर्ड पर फंक्शन की कितनी होती है? दोस्तों, कीबोर्ड पर फंक्शन की होती है 12। याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, सोडा वाटर का आविष्कार जो किया था वो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा सोडा वाटर का आविष्कार किया गया है। कभी आपके एग्जाम में आए तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 3 क्या है? त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, त्वचा की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, एपिडर्मिस। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी त्वचा में जो रंग निर्धारित होता है, त्वचा का जो कलर है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? दोस्तों, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला पिगमेंट होता है मेलानिन। याद रखिएगा कि हमारी त्वचा में कौन सा पिगमेंट है, तो मेलानिन जो होता है ये त्वचा में एक पिगमेंट होता है जो त्वचा को कलर देता है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि त्वचा का अध्ययन क्या है, दोस्तों आप याद रखिएगा, त्वचा का अध्ययन कहलाता है आपका डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी ये त्वचा का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? दोस्तों, जड़ों में गांठें जो पाई जाती हैं ना, वो दलहनी पौधों की जड़ों में पाई जाती हैं। अर्थात जो आपके लेग्यूमिनेसी परिवार है, लेग्यूमिनेसी मतलब होता है दलहनी दलहनी परिवार के पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, लेग्यूमिनेसी परिवार के जो पौधे होते हैं इनमें गांठें पाई जाएंगी जड़ों में। और दोस्तों, इनकी जड़ों में ना ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन को मिट्टी में बनाए रखते हैं। तो ये आप याद रखना, जैसे राइजोबियम का नाम आप सुनते होंगे, राइजोबियम। दोस्तों, राइजोबियम एक बैक्टीरिया ऐसा होता है कि जो आपके दलहनी पौधे होते हैं ना, इनकी जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन को स्थायी बनाने का कार्य करता है। तो ये आप याद रखिएगा, जड़ों में गांठें पाई जाती हैं लेग्यूमिनेसी पौधों में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंचुआ किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? दोस्तों, अगर हम बात करें केंचुए की, तो केंचुआ एनिलिडा के अंतर्गत आता है। याद रखना, ये एनिलिडा के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर कभी क्वेश्चन आए कि केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो केंचुए में कोई आंख नहीं होती। ध्यान रखना, केंचुए में कोई भी आंख नहीं होती, ये आप ध्यान रखेंगे। और केंचुआ द्विलिंगी होता है, अर्थात एक ही बॉडी में नर और मादा पार्ट दोनों होते हैं। क्लियर दोस्तों? अच्छा, केंचुए के पालन को क्या कहा जाता है? बर्मी कल्चर। कभी क्वेश्चन आए कि केंचुआ पालन क्या कहलाता है, दोस्तों बर्मी कल्चर कहा जाता है केंचुए पालन को। याद रखना। और बर्मी कंपोस्ट वो केंचुए की खाद होती है। केंचुए में जो होता है ना, जो द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। याद रखिएगा, इसके बारे में आप याद रखना। नेक्स्ट आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान का कहने का मतलब इसने कहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान एक समान होता है। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप याद रखना, प्रोटॉन का द्रव्यमान और जो आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो एक समान होता है। ठीक है,
तब ये आप याद रखिएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी वैसे, तो आप याद रखना न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। पूछ लेता आपके एग्जाम में कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक ना, ये आप याद रखना। दूसरा अगर आपसे पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की थी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की, तो थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, यह आप याद रखिएगा। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन। हालांकि प्रोटॉन के बारे में ज़्यादा जानकारी दी थी रदरफोर्ड ने, लेकिन खोज किसने कर दी थी, गोल्डस्टीन ने। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम बिलियन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं। दोस्तों बिलियन में से विभय को मतलब विलय को हम किससे अलग कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के द्वारा। दोस्तों वाष्पीकरण वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम बिलियन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहता है, दुर्गंधनाशक क्या है ये, एंटीपर्स्पिरेंट डिओडेंट में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद होता है। दोस्तों जो आपके परफ्यूम होते हैं ना, जो वो एंटी पर्स्पिरेंट होते हैं, तो इसमें कौन से केमिकल मिलाया जाता है, दुर्गंधनाशी में कौन सा केमिकल होता है। दोस्तों इसमें होता है आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट का प्रयोग एंटी पर्सिपेंट के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम धातु होती है इसका एक अयस्क होता है क्रायोलाइट। तो कभी क्वेश्चन आए कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है क्रायोलाइट, याद रखना है, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। बाकी बॉक्साइट आपको याद है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक ऑप्शन में लिखा गया आपका कॉपर। अगर कभी क्वेश्चन आए कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, कॉपर का। और मतलब भारत में राजस्थान में एक जगह खेतड़ी की जो खाने हैं ना, ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, साल्जबर्ग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों साल्जबर्ग महोत्सव जो होता है ना हर साल, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में होता है। तो ऑस्ट्रिया में मनाया जाता है, जुलाई और अगस्त में होता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इटली की राजधानी क्या है, रोम है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जहाँ पे ओपेक का मुख्यालय है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों भारत, चीन, जापान ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन बी। कभी क्वेश्चन आए कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है, जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है, और जापान की संसद का नाम डायट है, ये आप दोनों याद रखिएगा। जापान की मुद्रा येन और यहाँ की संसद को डायट कहा जाता है। जापान में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, ठीक है, याद रखना। चीन की मुद्रा युआन है और इसकी राजधानी को बीजिंग कहा जाता है, बीजिंग है इसकी राजधानी। क्लियर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अफ्रीका, दुनिया में सबसे ज़्यादा देश कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है, बिहार का गांधी किसे कहा गया है, तो राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। और इनकी किताब है बड़ी फेमस, इंडिया डिवाइडेड किताब कहाँ पर है, मतलब किसने लिखी है, सॉरी, तो इंडिया डिवाइडेड किताब लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द गीजर्स नामक विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय क्षेत्र कहाँ पर है, जिसमें 22 भूतापीय विद्युत संयंत्रों का एक कॉम्प्लेक्स शामिल है। दोस्तों द गीजर्स जो भूतापीय संयंत्र देखने को मिलेगा ना, ये सैन फ्रांसिस्को में देखने को मिलेगा, मतलब अमेरिका में है ये, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है दोस्तों अमेरिका में ना एक जगह है आपकी अलास्का, याद रखना। अलास्का को 1000 धुआरों की भूमि कहा जाता है, 1000 जो धुआरे हैं उनकी भूमि कहा जाता है, ये आप याद में पूछ लेता आपके एग्जाम में कि 1000 धुआरों की भूमि किसे कहा गया, तो अलास्का को कहा जाता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किस किस के बीच लड़ी गई। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी सन 1761 को लड़ा गया था। 14 जनवरी सन 1761 को किस किस के बीच में, तो जवाब होगा मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली जो कि दुर्रानी साम्राज्य का नेता था। तो ये आप याद रखिएगा, मराठा और अफगानी शासक के बीच ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत होती है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगलिया सेना ने हेमू को हराया था। यह आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, क्या कहा गया है? कहा गया है निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानव नेशनल पार्क है। तो सिर्फ मानस नेशनल पार्क जो देखने को मिलेगा ना, ये आपका असम में मिलेगा। मानस नेशनल पार्क असम में है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों असम में ना एक काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क, कभी क्वेश्चन आए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है। एक और आप याद रखना, असम में ही नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। और ओरांग नेशनल पार्क भी असम में है। रायमोना नेशनल पार्क असम में है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम में है। तो असम में एक नहीं कई सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, आप याद रखना। दोस्तों बात असम की हो रही है ना, तो असम की एक भाषा याद रखना, असम में भाषा बोली जाती है बोडो। तो कभी क्वेश्चन आए बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है, असम में बोली जाती है। और असम का एक डांस भी है, कौन सा डांस है, सतरिया। असम का डांस है सतरिया, याद रखना, पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि सतरिया कहाँ का डांस है, तो असम का डांस है। ठीक है दोस्तों उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर मिलेगा, तो उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जल्दापारा नेशनल पार्क है। जल्दापारा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क दोनों कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिक्किम में माउंट कंचनजंगा नेशनल पार्क है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह कहाँ पर है। दोस्तों गोबी मरुस्थल ये ठंडा मरुस्थल है और ये मंगोलिया में आता है। ऑप्शन और सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। दोस्तों मंगोलिया की राजधानी क्या है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर। ये आप याद रखना, कभी क्वेश्चन आए कि मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और मंगोलिया की मुद्रा को टोगरोक कहा जाता है, टोगरोक कहा गया है, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया लिखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के 3 मरुस्थल आप याद रखना, सिम्पसन बहुत आता है आपके एग्जाम में, सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया का है, सिम्पसन, गिब्सन और सैंडी। तो सैंडी मरुस्थल भी कहाँ पर आपको, ऑस्ट्रेलिया में आता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जीरोफाइट क्या होते हैं, जीरोफाइट दोस्तों मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। दोस्तों लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। वर्ष 1894 में इन्होंने लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय अभी कहाँ पर है, तो दिल्ली के राजेंद्र पैलेस में है। ठीक है, दिल्ली के राजेंद्र पैलेस में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है, ये आप याद रखना। चलो कमेंट में एक चीज़ लिख के बताना कि पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है, पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है, ये कमेंट में लिख के आप बताइएगा। दोस्तों लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, पंजाब का शेर। और इनकी एक किताब है द अनहैप्पी इंडिया, द अनहैप्पी इंडिया, ये किसकी किताब है, तो लाला लाजपत राय की किताब है द अनहैप्पी इंडिया। क्लियर, और एक चीज़ ध्यान रखना, लाला लाजपत राय जो है ना, ये आर्य समाज के अनुयायी हैं, आर्य समाज को मानते हैं लाला लाजपत राय। और इनकी जो डेथ हुई थी वो साइमन कमीशन के विरोध करने के चलते सिर पर लाठी लगने से हुई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट उनकी ओर चलते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था। तो दोस्तों औरंगजेब के पिता कौन था, सही जवाब होगा शाहजहां, अर्थात शाहजहां को औरंगजेब द्वारा आगरे के किले में कैद कर रखा गया था, ये आप याद रखना। दोस्तों औरंगजेब की बात करूं तो इसकी जो मतलब उपाधि है वो है आलमगीर,
आलमगीर इसकी उपाधि है और ये बीणा बजाने में बहुत ज़्यादा मतलब महारत हासिल रखता है। बीणा बजाता है औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब जो है ना इसकी बीवी का मकबरा कहाँ पर है आपका, वो है आपका औरंगाबाद में। याद रखना इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगज़ेब के टाइम में ही थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 क्या कहा गया है दोस्तों, कहा गया बोडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने किसको हराया था। दोस्तों बोडीवास का युद्ध ये 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। बेंडीवास जो एक जगह है पांडिचेरी में, तो 1760 में ये युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजी सेना ने जो काउंट डी लाली की सेना थी, फ्रांसीसी सेना, इसको हरा दिया था। तो काउंट डी लाली की फ्रांसीसी सेना को अंग्रेजी सेना ने बेंडीवास के युद्ध में हराया था, ये आप याद रखना। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, आयर कूटे ने। सर आयर कूटे जो कि अंग्रेजी सेना का सेनापति था, उसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और अंग्रेज़ों को जीत दिलाई थी। दोस्तों इस युद्ध के बाद ही ना अंग्रेज़ों के पास में भारत की जो अधिकांश क्षेत्र था उसकी सत्ता आ जाती है। याद रखना इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंडीवास का युद्ध सन 1760 में हुआ था। नेक्स्ट आपका पुलित्ज़र अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों बात करें पुलित्ज़र अवार्ड की तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी पुलित्ज़र अवार्ड की। ठीक है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में एक अवार्ड आप याद रखना, ग्रैमी अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। दोस्तों गुरु शिखर जो है ना अरावली का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। दोस्तों अगर बात करें अरावली की तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन मतलब ये पुरानी बलित संरचना वाला पर्वत है, ये आप याद रखना। ठीक है, और ये राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ दिखाई देगा आपको, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो गुरु शिखर अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहा गया टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया गया था जे एल बेयर्ड के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जे एल बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, सॉरी, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 1/3 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं हर साल में। ठीक है, अच्छा वैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के तहत कितने सदस्यों को नामांकित करता है, तो 12 सदस्यों को नामांकित करता है। याद रखना राज्यसभा उच्च सदन है और ये स्थायी सदन भी माना जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। ठीक है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की बनने के लिए मतलब मेंबर बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, ये सही है। समाजवादी बिल्कुल सही, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन साम्यवादी, हमारे संविधान में साम्यवादी शब्द का उल्लेख नहीं है। हम समाजवादी हैं ना कि साम्यवादी, आप याद रखिएगा, साम्यवादी इसमें नहीं है। दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत के संविधान, तो संविधान का जनक किसको कहा गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। लेकिन संविधान को लिखने का कार्य किसने किया था अपने हाथ से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, शकील ओनील किस खेल से संबंधित है। दोस्तों शकील ओनील का संबंध जो है ना ये आपका बास्केटबॉल से है, और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ये किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों रामचरितमानस, इसकी रचना तुलसीदास ने की है अवधी भाषा में। तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे कब लिखा गया था, 1540 ईस्वी के आसपास लिखा गया था ये आप याद रखना। क्लियर, तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।